वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 12 का ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे एक बात बता दें, मेरा भी चैप्टर बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं ये चैप्टर बना रही हूँ बच्चों। यहाँ पर बच्चों की रिक्वेस्ट पर कि मैम प्लीज़ चैप्टर 9 जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर हमने आज से स्टार्ट कर दिया है, तो फटाफट बच्चों को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी कि चैप्टर 9 का वीडियो जो है वो कुमकुम मैम लेकर आ गई हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक यौगिक। बच्चों मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जैसा आपको ठीक लगे समझने में। बेसिकली ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, फिर भी कोशिश करूँगी कि आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको समझ जाएँ। ठीक है, बच्चे कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम प्लीज़ हमारे लिए भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का मटेरियल बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आपको यहाँ समझ में आ जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीन्स क्या है बच्चों? उपसहसंयोजक यौगिक में हम आपको बता दें, एक तो हमारे पास कंपाउंड होता है जैसे Na+Cl-, तो ये तो होता है बच्चों आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है। एक हमारे पास होता है HCl, तो ये होता है कोवेलेंट या सहसंयोजक यौगिक। ठीक, दूसरी चीज होती है उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों इस बॉन्ड से। जैसे मान लीजिए हम कुछ ऐसा कह दें, अमोनिया है हमारे पास, अमोनिया के पास क्या होते हैं? Lp होते हैं। ये Lp होते हैं अपने लॉन पेयर। ये लॉन पेयर यदि ये किसी को दे दे, अगर मान लीजिए किसी को दे दे H+ को, तो ये जो बॉन्ड हमारे सामने बन रहा है इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको कहते हैं। अब हमने इसे मान लीजिए कह दिया कि ये बीच में कोबाल्ट है, यहाँ NH3 है, और ये अपने लॉन पेयर जो है वो कोबाल्ट को दे दे। ये दूसरा NH3 आए, ये अपने लॉन पेयर कोबाल्ट को दे दे। तीसरा NH3 आए, ये भी अपने लॉन पेयर दे दे। चौथा NH3 आए, वो भी अपना लॉन पेयर दे दे। समझ में आप? तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस भी कंपाउंड में ये बॉन्ड बनेगा उसी को हम नाम क्या दे देंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो मेनली इसके अंदर बॉन्ड बनेगा उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक बंध क्या होता है? HCl में जो बॉन्ड बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन H का होता है, दूसरा Cl का होता है, और समान साझा होता है, मतलब इक्वल शेयरिंग होती है। लेकिन अगर यहाँ से अमोनिया अपने लॉन पेयर किसको दे? H को दे दे, H+ को, तो दोनों ही बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अमोनिया ही दे रहा है, इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो जब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कोई एक ही बॉन्ड दे तो इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट में सबसे पहली चीज जो है वो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। सबसे पहला क्या कहता है? योगात्मक यौगिक। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को, जब दो या दो से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ से K2SO4 एक ले लिया, दूसरा ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, दो ले लिए, इनको हम आपस में मिला दें और मिला के क्या कर दें? इनको निश्चित अनुपात में मिला लिया हमने, और इन दोनों को मिला के क्या कर दिया? गर्म कर दिया। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएंगे? वाष्पित हो जाएंगे, और वाष्पित हो जाने के बाद जो भी कंपाउंड यहाँ पर न्यू कंपाउंड बनेगा इनको मिलाकर, उसे ही हम क्या कहेंगे? योगात्मक यौगिक कहेंगे। कि दोनों कंपाउंड को मिलाकर गर्म करते हैं, गर्म करने पर उनकी वाष्प बनती है, और वाष्प बनने पर जो नया कंपाउंड बनता है उसे ही हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में इसकी परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। अब बच्चों ये योगात्मक यौगिक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक द्विक्लवण होता है और दूसरा संकुल यौगिक होता है। द्विक्लवण का नाम है डबल सॉल्ट और संकुल यौगिक का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं? आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ से डेफिनेशन कहती है कि ये कंपाउंड ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड स्टेट में स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था में, मतलब एक्वस स्टेट में स्थायी नहीं होती हैं। कैसे होगा इसका मतलब? ये यौगिक ठोस अवस्था में तो स्थायी नहीं होते, लेकिन जलीय अवस्था में इनका स्थायित्व नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंपाउंड A है और ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है, लेकिन जैसे ही इस कंपाउंड को पानी में हमने डाल दिया, ये पानी ले लिया हमने वाटर, और जैसे ही इसके अंदर ये A कंपाउंड डाला
तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। कैसे टूटना है, चलिए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं हम आपको यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने K2SO4 वही Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। बच्चों ये जो सूत्र है ये है फिटकरी का सूत्र, जिसे हम इंग्लिश में एलम कहते हैं। और इसको आपने कहाँ देखा होगा, आपके फादर के जो शेविंग बॉक्स होता है उसके अंदर रखा होता है फिटकरी, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे ना, ठोस अवस्था में ऐसे के ऐसा रहता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे इसको पानी में डालते हैं तो बच्चों इसके अंदर एक पोटेशियम आयन मिलता है, दूसरा सल्फेट आयन जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, और तीसरा एल्यूमिनियम आयन इसके अंदर मिलता है। कहने का अर्थ हो गया कि इसके अंदर सारे आयन्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ हमने कहा ठोस अवस्था में तो ये K2SO4 के रूप में होता है, लेकिन जैसे ही इसे पानी में डाला तो पोटेशियम आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन अलग हो गया, इसी तरह से एल्यूमिनियम अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया। तो यहाँ से ये कहना चाह रहे थे हम यहाँ से कि यहाँ से पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम सारे आयन क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग अलग हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए यहाँ से, ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल कहता है मोर लवण, जिसको हम MOHR कह सकते हो, मोर साल्ट या मोर लवण, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। तो FeSO4, ये बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। इसको भी आप जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो कौन कौन से मिलेंगे, फेरस आयन, साथ में मिलेगा सल्फेट आयन, और कौन सा बच रहा है वो दिख रहा है हमें, अमोनियम आयन। ये आपके प्रैक्टिकल में भी यूज आएगा बच्चों। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। थोड़ा हो सकता है समझ नहीं आया हो, हम इसे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ से इसका ठोस अवस्था में स्थायित्व किस रूप में है, ये इस रूप में है। अगर इसको हम पानी में घोलते और ये पानी में फेरस सल्फेट के रूप में ही बना रहता है, ये पानी में हमने डाला, ठीक है, पानी में ये फेरस सल्फेट के रूप में और अमोनियम सल्फेट के रूप में ही बना रहता, तो हम कहते कि हाँ यहाँ से ये द्विक लवण के रूप में ही बना हुआ है। अब एक बात आप खुद सोच के देखिए, हमने मान लीजिए पानी लिया, इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट अलग से डाला और अमोनियम सल्फेट अलग से डाला, तो भी हमें कौन से आयन प्राप्त हो रहे हैं, फेरस आयन और सल्फेट आयन और अमोनियम आयन। और जब हमने इसको एक साथ डाला तो भी यही आयन प्राप्त हो रहे हैं इसके अंदर से, ये देखिए ऊपर यही आयन प्राप्त हो रहे हैं ना। तो यही कह रहा है ठोस अवस्था में तो ये इस रूप में बना रहता है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं तो अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाता है। तो बस यही हम कहना चाह रहे थे कि द्विक लवण जो होता है ये अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाता है, जलीय अवस्था में इसका स्थायित्व बना हुआ नहीं रहता। चलिए बच्चों अब आगे की बात करते हैं। इसके अंदर ये दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं। द्विक लवण, ये उदाहरण आपको बता दिया डबल साल्ट का, सॉलिड स्टेट में तो ये स्थायी होता है, लेकिन एक्वस स्टेट में इसका स्थायित्व नहीं होता। नेक्स्ट है अपने पास संकुल लवण। चलिए बच्चों दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों संकुल लवण, या इसको कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या कहती है, ये कहती है कि ये जलीय तथा ठोस अवस्था दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। ये जलीय तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। हमने एक एग्जाम्पल लिया
K4FeCN का होल 6। बच्चों अब इसके अंदर ये अगर स्थाई है ना, अगर मान लीजिए इसको दो तरह से तोड़ते हैं, एक तो हम कहते हैं ये जैसा है इसको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दें, K प्लस आयन अलग कर दें, Fe प्लस 2 आयन अलग कर दें और Cn माइनस अलग कर दें। और दूसरा हम ये कहते हैं कि K प्लस अलग रखें और FeCN का होल 6 जो है वो अलग रखें। तो बच्चों अगर ये वाला आयन इस तरह से टूट जाए तो हम कहेंगे इसको अस्थाई, लेकिन अगर वो इस तरह से टूटता है तो हम इसको क्या कहेंगे, स्थाई, क्योंकि यहाँ आयरन जो है इस एग्जाम्पल में वो अलग नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बनता कैसे है, KCN और FeCN का होल 6 ये जो होते हैं बच्चों, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इस आयन का निर्माण होता है, जिसको मिलाकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है। ठीक है, चलिए संकुल लवण का एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है, थोड़ा हम इसको तरीके से लिख लें। जो आपको नोट करना है साथ साथ नोट करते चलिए, और नोट्स की इंतजार करते हैं तो भैया नोट्स की इंतजार कर लेना। टेलीग्राम चैनल है कुक्कू केमिस्ट्री, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नाम इसका क्या है, यहाँ से जब आप इसको पानी में घोलते हैं तो मिलने वाला आयन कौन से होते हैं, पोटेशियम आयन और FeCN का होल 6 -4। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सिखा देती हूँ ये -4 कैसे लिखा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, AlCl3 लिखते हैं तो इसमें हम कहते हैं इस 3 को तो ले जाओ Al के ऊपर, और Al के ऊपर 1 मान लो जो ले जाओ Cl के ऊपर, तो हम कहते हैं Al + 3 और Cl - 1, या उल्टा 3 को यहाँ 1 को यहाँ ले जाओगे तो AlCl3 का अणु बनेगा। इसी प्रकार से बच्चों K4FeCN का होल 6 है, इस 4 को तो ले जाइए इसके ऊपर, और यहाँ 1 मान लीजिए और 1 को ले जाइए इस पोटेशियम के ऊपर, तो K पर तो प्लस आ जाएगा और FeCN होल 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बन गया अपना। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु दूसरे आयन के साथ सह संयोजक बंधों से जुड़ा होता है। एक चीज और, ये लाइन को और समझाना है मुझे कि केंद्रीय धातु परमाणु दूसरे आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। बंध द्वारा जुड़ा रहता है, किस प्रकार जुड़ेगा बेटा, यहां से ये जो केंद्रीय धातु परमाणु कैसे है, ये FeCN का होल 6 है, यहाँ से ये -4, तो इसके अंदर जो बीच वाला आयरन जो होता है ये 6 Cn से जुड़ा होता है, 1 2 3, ये Cn माइनस, और ये 4 5 और ये 6, तो ये इस तरह से जुड़ा होता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ रहता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ना। ठीक, अब हमारे पास आगे की चीज आती है कुछ टर्मिनोलॉजी, एक होता है लिगैंड और एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 बच्चों, इसके अंदर जो बड़े ब्रैकेट में आता है ना, ये बड़ा ब्रैकेट जो है, इसके अंदर जो भी भाग आता है इसको हम कहते हैं किसी भी यौगिक का संकुल भाग। क्या आएगा, संकुल भाग। संकुल भाग में जो संख्या में 1 होता है ये कहलाता है केंद्रीय परमाणु, और यह केंद्रीय परमाणु जनरली क्या होता है, धातु परमाणु, तो इसको हम कहते हैं बीच वाले को केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्र तो एक ही होता है ना बच्चों, तो आयरन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है। दूसरी बात, जो यहाँ पे बच्चों ये Cn लगे हुए हैं, जो उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अपने पास,
इनको हम कहते हैं लिगैंड। नाम क्या देते हैं बच्चों इनको हम? लिगैंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम इसको। ये सारी चीजें हटा देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द लिगैंड। थोड़ा सा तो लिगैंड को बता दिया है हमने, बाकी अब लिगैंड को हम पढ़ते हैं कि लिगैंड क्या होते हैं। थोड़ा ये साफ कर दें, इरेज कर दें यहाँ से। देखिए बच्चों क्या कहता है, वह परमाणु या आयन या अणु, कोई परमाणु, आयन या अणु, देखेंगे हम यहाँ से किस चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ से, कोई परमाणु, आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, लिगैंड कहलाता है। अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा FeCN का होल 6-4, तो वह परमाणु या अणु, तो इसके अंदर से ये CN जो है, हम इसको ऐसे बता सकते हैं, ये आयरन है, इससे कौन सा जुड़ रहा है? CN-, तो यहां पर ये क्या है? आयन है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये किससे जुड़े होते हैं? उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो लिगैंड, जो ये यहाँ पर बंध बनाता है उपसहसंयोजक बंध, इसी को हम लिगैंड कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसके अंदर और एक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ से कहा COCl3NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, केंद्रीय कौन है? धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों इसके अंदर CO, क्योंकि संख्या में 1 है। अब यहाँ पे Cl तो 3 है, तो देखो यहाँ से Cl 3 कैसे आएंगे? 1 Cl। मैं किस रूप में इसको लिख रही हूँ? हम अष्टफलक के रूप में लिखेंगे बच्चों इसके अंदर। और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लग रहा है, इसलिए इसमें बड़ा ब्रैकेट भी लगा देंगे हम यहाँ से। Cl कितने हैं? 3 है। अब देखो अष्टफलक कैसे होता है? 1 2 3, चलो इसको नहीं, ऐसे नहीं करके ऐसे दिखा देते हैं आपको। NH3 कितने हैं? यहाँ से 3 है, तो 1 2 और ये यहाँ से लिख दिया हमने 3, तो ये 1 2 और ये 3। Cl भी कितने हैं? 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये यहाँ से जो बन गया, जो ये इसके पास जुड़े हुए हैं, ये 3 Cl और 3 NH3, तो ये इस प्रकार से यहाँ से क्या बना लेंगे? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या हम कहते हैं ये बना लेंगे यहाँ से उपसहसंयोजक बंध। तो ये जो भी उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, इसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? यहाँ से इसको नाम देंगे हम लिगैंड। तो आपको समझ आया कि हम लिगैंड किसको कहेंगे? लिगैंड वो होता है जो केंद्र धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। केंद्र धातु परमाणु कौन होता है? जो संख्या में 1 होता है। अब आते हैं बच्चों लिगैंड के प्रकार। देखें यहाँ से टाइप्स ऑफ लिगैंड, हेडिंग डाल दें यहाँ से, टाइप्स ऑफ लिगैंड। ठीक है, सबसे पहला लिगैंड का टाइप आता है यहाँ से एक दंतुक लिगैंड। या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोडेंटेट लिगैंड। क्या कहेंगे हम इसे? मोनोडेंटेट लिगैंड। जब केवल, परिभाषा क्या आएगी इसके अंदर? जब केवल एक ही दाता परमाणु, जब केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो। दाता परमाणु कितने आएंगे बच्चों? 1 ही आएंगे। जब केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात, क्लियर करेंगे अभी हम इसका मतलब, अर्थात एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो। एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो, एक दंतुक लिगैंड कहलाता है। देखिए इसको अंदर क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, लिगैंड कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कह दिया F-, तो ये इस पर माइनस जो F है, एक ही दाता परमाणु है,
या हमने कह दिया Cl माइनस, एक ही दाता परमाणु है, या हमने कह दिया Br माइनस, या हमने कह दिया I माइनस। और हम कह सकते हैं इसके अंदर अमोनिया, लॉन पेयर केवल अमोनिया के पास होते हैं, या हमने कह दिया H2O। तो हम इतना कह सकते हैं कि एक दंतुक लिगैंड हम यहाँ पर वो मानेंगे जिनमें Lp पर लिगैंड पर Lp या नेगेटिव आवेश होता है या ऋणावेश होता है। बच्चों एक सारणी है, या तो आप उसे बुक से करिएगा सारणी को, या हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको। उस सारणी बहुत बड़ी सारणी है बच्चों, मैं तो यहाँ से आपको मेन करवा दूंगी जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। देखो एक दंतुक लिगैंड कौन कौन से आएंगे, यहाँ से हेडिंग डालेंगे हम एक दंतुक लिगैंड। बच्चों बिल्कुल किताब वाली सारणी ही मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से उसका नाम बता देते हम, और यहाँ लिख देते हम आवेश। एक तो आपके पास लिगैंड आएंगे, देखो एक दंतुक लिगैंड कौन कौन से आएंगे, यहाँ से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इन चारों को तो आप जानते ही हैं। बच्चों लिगैंड के नाम में मैं आपको इतना बता दूं, F माइनस को बोलेंगे हम फ्लोरो। एक चीज और बता दूं आपको, अगर किसी के पास NCERT है तो यहाँ फ्लोराइडो लिखा जाता है। आप कोई सा भी लिख दो, फ्लोराइडो लिख दो चाहे फ्लोरो लिख दो, एक ही बात है। इसी तरह से क्लोरीन की बात आती है क्लोरो, ब्रोमीन की बात आती है, इसका नाम होगा ब्रोमो, मतलब O की साउंड आने लग जाती है लिगैंड के नाम में। इसी प्रकार से I माइनस का होता है आयोडो। ठीक है, आवेश आपको दिख ही रहा है, -1 -1 -1 और ये -1। और देखिए यहाँ से चार को तो हो जाएंगे याद, H माइनस, CO3 -2, SO4 -2, O -2। देखो चार चार के पेयर बना के याद कराते हैं। H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइडो, या ये देखो हाइड्राइड बोलते हैं ना इसको, तो इसका नाम होगा हाइड्रिडो। अच्छा, इसको कार्बोनेट बोलते हैं तो इसका नाम होगा कार्बोनेटो। इसी तरह से इसका नाम सल्फेट होता है तो O की साउंड के साथ नाम क्या होगा, सल्फेटो। ऑक्साइड है तो ऑक्साइडो। बच्चों इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कोई पढ़ रहा है तो बस इसके स्पेलिंग में अंतर हो जाएगा, सल्फेटो, कार्बोनेटो, इस तरह से हो जाएंगे इनके नाम, ब्रोमो, क्लोरो, इस तरह से होंगे नाम। अगर हम इसकी चार्ज की बात करें तो इस पे -1, इस पे -2, इस पे -2 और इस पर -2। इन सब में बच्चों एक ही दाता परमाणु है जो बंध बनाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं जो आपके काम आने वाले हैं। Cn माइनस, Nc माइनस, OH माइनस। मैं आपको केवल वही कराऊंगी जो आपके मतलब काम में आएंगे। NO2 माइनस, ONO माइनस, ONO इस तरह से माइनस। इसका नाम क्या होगा, साइनो, आइसोसाइनो, अगर इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। यहां देख लीजिए बच्चों इन दोनों के नाम, इसका नाम NO2 माइनस का होगा नाइट्रो, इसका नाम होगा नाइट्रीटो। आवेश जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे इनके ऊपर लगा दीजिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है बच्चों, जैसे S-2 है तो इसको बोलते हैं सल्फाइड, तो इसका हो जाएगा सल्फाइडो। बच्चों कुछ उदासीन लिगैंड भी है जो एक दंतुक लिगैंड में आते हैं, NH3, H2O और CO, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होगा बच्चों एमीन, इसका नाम होगा H2O को एक्वा, इसकी ऑक्सीजन के लॉन पेयर होते हैं, और CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं जहां इसका नाम होगा कार्बोनिल। ठीक, और एक और बता देती हूँ मैं आपको, C6H5 का होल थ्राइस P, या इसको हम PPH3 भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे ट्राई, इसको क्या लिखेंगे फेनिल, और ये P का मतलब है फॉस्फीन। इसको बता देती हूँ मैंने कैसे लिखा ट्राइफेनिल फॉस्फीन। एक चीज और, इन सब पर आवेश 0 है बच्चों, ये PH3 होता है जिसको फॉस्फीन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इन 3 H की जगह हम क्या लगा दें, बेंजीन रिंग लगा दें,
और ये हमने लगा दिया P। तो ये हो गया पूरा बच्चों, ये निकल के आ गया ट्राईफेनिल फास्फीन। तो C6H5 का होल थ्राइस P। ठीक है, तो ये हो गए अपने लिगेंड के नाम, और बाकी जो आएंगे बीच बीच में अगर आते हैं तो हम आपको बता देंगे। तो ये बच्चों ये हो गया अपना एक दंतुक लिगेंड। इसके बाद का जो द्विदंतुक त्रिदंतुक है वो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जल्दी से शेयर करना ना भूलें। आपको हमारे एक नोट्स की PDF चाहिए तो ऑलमोस्ट नोट्स की PDF जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल है मेरा कुकू केमिस्ट्री, ठीक है, उस पर डाल दिया है। टेलीग्राम आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सर्च में जाके यही चैनल का नेम जो है आपका यूट्यूब चैनल का नेम कुकू केमिस्ट्री, इसी को टाइप कीजिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जैसे यही लोगो है टेलीग्राम चैनल का जो हमारे यूट्यूब चैनल का है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। 735 सब्सक्राइबर अभी आज की तारीख में इसमें जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप भी ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे नोट्स। वहाँ से लीजिए, डाउनलोड कीजिए आप नोट्स और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। और बच्चों शेयर करना ना भूलिएगा, और बच्चों को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है वो कुमकुम मैम पढ़ा रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी शेयर कीजिएगा व्हाट्सअप, फेसबुक, अपने फेसबुक में, जहाँ व्हाट्सअप स्टेटस पे, जहाँ जहाँ आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं बच्चों से, स्कूल में ग्रुप में जहाँ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं अगर अपने फ्रेंड से, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स चल तब के लिए बाय।